शर्मा टैलेंट सेंटर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है राज शर्मा। सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए। दोस्तों, ये वीडियो शिक्षक NS विद्यार्थियों के लिए बनाया गया है जो 12th क्लास में पढ़ते हैं और जिनका विषय है पॉलिटिकल साइंस। आज इस वीडियो में चैप्टर 12 के मैं कुछ जरूरी क्वेश्चन आंसर आपको कराने वाला हूँ। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बेहद जरूरी है। आप इन क्वेश्चन के आंसर की तैयारी बहुत अच्छे से करिएगा। तो चलिए ज़्यादा समय लेते हुए शुरू करते हैं। देखा जाए प्रश्न में पहले में आपसे कहा जाता है न्याय पुनर्विलोकन से क्या अभिप्राय है कि न्याय पुनर्विलोकन क्या होता है। तो दोस्तों, देखा जाए मैं आपके लिए ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लेकर आता, लेकिन जो भी क्वेश्चन लेकर आता हूँ वो क्वेश्चन आपके लिए होते हैं बहुत ज़रूरी है। तो आप इन क्वेश्चन की तैयारी बहुत अच्छे से करिएगा। न्याय पुनर्विलोकन का मतलब क्या होता है? न्याय पुनर्विलोकन का अर्थ है न्यायपालिका वह अधिकार है जिसके अंतर्गत वे कार्यपालिका तथा विधान पालिका के उन कार्यों, कानूनों तथा आदेशों को अवैध यानी कि गैर कानूनी घोषित कर सकती है जो उसके विचार में संविधान या संविधान में निहित किसी व्यवस्था का उल्लंघन करते हैं। संविधान के कई प्रावधान हैं, जैसे धारा 13 न्यायपालिका का न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार प्रदान करते हैं। इस अधिकार के अंतर्गत न्यायपालिका संघीय व राज्य सरकार द्वारा बनाए गए ऐसे कानूनों को अवैध घोषित कर सकती है, गैर कानूनी घोषित कर सकती है जिसमें इन सरकारों ने अपने शताधिकारों का उल्लंघन किया हो। इस प्रकार न्याय पुनर्विलोकन का उद्देश्य संघात्मक व्यवस्था तथा संवैधानिक व्यवस्थाओं की मूल्यों की रक्षा करना होता है। ये हमारा बनता है न्याय पुनर्विलोकन। तो जरूरी सवाल था आपके एग्जाम के लिए, तो इसीलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। प्रश्न नंबर 2 में आपसे कहा जाता है बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होता है, कि बंदी प्रत्यक्षीकरण के लिए किसे कहा जाता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण के लिए के बारे में आपको बताना है। सवाल कैसे भी बन सकता है आपके यहाँ पे कि बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है, बंदी प्रत्यक्षीकरण किस लिए होता है। तो इसका मतलब क्या बनता है, हेबियस कॉर्पस। बंदी प्रत्यक्षीकरण एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है आपके पास शरीर होना चाहिए। रिट एक अदालत के समक्ष एक ऐसे आदमी को पेश करने के लिए जारी की जाती है जिसे हिरासत में या जेल में रखा गया है, और हिरासत में लेने के 24 घंटे के भीतर उसे मजिस्ट्रेट के समक्ष सामने पेश किया जाता है। और यदि यह पाया जाता है कि हिरासत में अवैध तरीके से रखा गया है तो कोर्ट ऐसे व्यक्ति को रिहा कर देती है। रिट का उद्देश्य अपराधी को दंडित करने का नहीं होता, लेकिन अवैध तरीके से हिरासत के लिए किए गए को रिहा करना होता है। तो ये हमारा बनता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। मतलब क्या है यहाँ पर कि हमारा देखा है कई पुलिस जो होती है कई व्यक्तियों को अपना पकड़ती है, किसी न किसी अपराध को लेकर, किसी न किसी चीज़ को लेकर पकड़ती है। तो ऐसे में कहते हैं कि उन्हें जो देखा जाए जज के सामने पेश किया जाना जरूरी है। ये हमारा बनता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न 3 की। प्रश्न 3 में आपसे कहा जाता है सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। कि देखा जाए हमारा यहाँ पर संविधान हमें कई सारे हमें मौलिक अधिकार देता है। इन मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय। कैसे? भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उसे मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए कई प्रकार के लेख अथवा आदेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 13(2) में कहा गया है कि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाला कोई भी कानून अवैध होगा। अतः सर्वोच्च न्यायालय किसी भी कानून या सरकारी आदेश को जो मौलिक अधिकारों का हनन करती है असंवैधानिक तथा अवैध घोषित कर सकती है। ये हमारा बनता है कि सर्वोच्च न्यायालय देखा जाए हमारे जो मौलिक अधिकार बनते हैं, मौलिक हमारे जो भी हमारे फंडामेंटल राइट्स बनते हैं उन सब की रक्षा करने का काम कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय। तो देश के सबसे जो न्यायालय बनता है, देश का सबसे बड़ा जो न्यायालय बनता है हमारे भारत देश का जो सबसे बड़ा जो न्यायालय है हमारा बनता है सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 4 में आपसे कहा जाता है सर्वोच्च न्यायालय संविधान की रक्षा कैसे करता है। तो देखा जाए सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट है, हमारे संविधान की भी रक्षा करता है। कैसे? भारत के सर्वोच्च न्यायालय को संविधान की व्याख्या की शक्ति प्राप्त है और इसके द्वारा दी गई व्याख्या सर्वोत्तम तथा अंतिम होती है। सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक पुनरीक्षण के आधार पर किसी भी कानून अथवा कार्यपालिका के आदेश को असंवैधानिक की जांच कर सकता है, और यदि वह संविधान की धाराओं का उल्लंघन करने वाला हो तो उसे असंवैधानिक घोषित करके उसे रद्द कर सकता है। इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय संविधान के रक्षक के रूप में कार्य करता है। मतलब क्या है कि संविधान के खिलाफ कोई भी अगर कोई गतिविधि, कोई भी नियम कानून वगैरह बनता है तो सर्वोच्च न्यायालय उसको क्या करता है? गैर कानूनी घोषित करता है, उसे रद्द करता है। इस प्रकार जो है हमारा सर्वोच्च न्यायालय है वो हमारे संविधान की भी रक्षा करता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न 5 की। प्रश्न 5 में ऐसा कहा जाता है दीवानी तथा फौजदारी मामले क्या होते हैं। कि हमारे देखा जाए 2 तरह के मामले होते हैं मेनली, एक तो दीवानी मुकदमे होते हैं और एक हमारे होते हैं फौजदारी मुकदमे। तो दोनों में क्या फ़र्क है? अर्थ संबंधी मामले अर्थात जिनमें संपत्ति, क्रय विक्रय, लेन देन आदि पर विवाद शामिल हो, दीवानी मामले माने जाते हैं। और दीवानी यानी सिविल विधि प्रक्रियाओं और दीवानी सिविल
अदालतों द्वारा निपटाए जाते हैं। उदाहरण के लिए मकान मालिक और किराएदार के बीच किराए पर या मकान खाली करने आदि पर मतभेद के मामले, तथा संपत्ति स्वामित्व के या उत्तराधिकार आदि से जुड़े मामले कि वह सब कानूनी विवाद को अपराध अथवा फौजदारी से संबंध ना हो, उन्हें दीवानी मामले कहा जाता है। मतलब क्या है कि जो पारिवारिक मामले होते हैं, जो छोटे मोटे मामले होते हैं, तलाक के मामले होते हैं, प्रॉपर्टी के मामले होते हैं, तो ऐसे जो हमारे दीवानी मुकदमे होते हैं, दीवानी मुकदमे कहलाते हैं। जबकि फौजदारी कानून के अधीन वह सब मामले आते हैं जो आपराधिक कृत्यों से जुड़े हो। उदाहरण के लिए हत्या, बलात्कार, धोखाधड़ी, मारपीट, डकैती, चोरी आदि के मामले। दीवानी मामलों के लिए प्रक्रिया संहिता है सिविल प्रोसीजर कोड, और फौजदारी मामलों के लिए क्रिमिनल प्रोसीजर कोड या इंडियन पेनल कोड। ये हमारे बनते हैं दीवानी और फौजदारी मुकदमे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न 6 की। प्रश्न 6 में ऐसा कहा जाता है, भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता की व्याख्या करें। कि भारत में जो न्यायपालिका है, कैसी न्यायपालिका? स्वतंत्र न्यायपालिका है। कि भारत में जितनी भी न्यायपालिका होती है वो सब न्यायपालिका क्या होती है? स्वतंत्र होती है, निष्पक्ष होती है, वहाँ पे किसी का भी नियंत्रण नहीं होता। हमारे समाज में व्यक्तियों के बीच, समूह के बीच या व्यक्तियों या समूह सरकार के बीच विवाद उठते हैं। इन सभी विवादों को कानून के शासन के सिद्धांत के आधार पर ही स्वतंत्र और संस्था द्वारा हल किया जाता है। कानून के शासन का भाव यह है कि धनी और गरीब, स्त्री और पुरुष तथा अगले और पिछड़े सभी लोगों पर एक समान कानून लागू हो। न्यायपालिका की प्रमुख भूमिका यह है कि वह कानून के शासन की रक्षा और कानून की सर्वोच्चता को सुनिश्चित करे। न्यायपालिका व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करती है, विवादों को कानून के अनुसार हल करती है और यह सुनिश्चित करती है, पक्का करती है, तय करती है कि लोकतंत्र की जगह किसी एक व्यक्ति या समूह की तानाशाही ना ले। इसके लिए न्यायपालिका किसी भी राजनीतिक दबाव से मुक्त होती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारी जो न्यायपालिका है क्या स्वतंत्र है, निष्पक्ष है, और वहाँ पे किसी भी तरह का नियंत्रण वगैरह किसी का नहीं है। क्योंकि हमारा जो न्यायालय है वो सिर्फ सामने वाले व्यक्ति के अपराध को देखता है कि जो अपराधी है उसका अपराध क्या है, फिर उस हिसाब से उसको सजा देती है। तो यहाँ पे किसी भी तरह की जो यहाँ पे देखा जाए किसी का व्यक्ति का नियंत्रण नहीं होता, किसी तरह की कोई बातचीत वगैरह नहीं होती, सीधे सामने अपराध होता है और अपराध को लेके दी जाने वाली सजा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, मैंने आपके लिए फेसबुक पर एक पेज बनाया है जिसका नाम है ST लर्निंग सेंटर, और एक फेसबुक ग्रुप बनाया है जिसका नाम है STLC। आप फेसबुक पर सर्च कर पेज को लाइक कर सकते हैं, ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। यहाँ इस ग्रुप में आपके जैसे सैकड़ों हजारों विद्यार्थी हैं जिनसे आप अपने सवाल जवाब कर सकते हैं। जैसे आपकी बुक्स नहीं मिली, आई कार्ड नहीं मिला, हॉल टिकट, प्रैक्टिकल, असाइनमेंट और एनुअल्स की पढ़ाई को लेकर कई सवाल जवाब। साथ ही अगर आपको किसी के सवाल का जवाब पता है तो आप हेल्प कर सकते हैं। इस ग्रुप में मैं भी हूँ, लेकिन समय कम होने की वजह से और सैकड़ों हजारों विद्यार्थियों के सवालों का जवाब देना मेरे लिए मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं रोज़ाना 40-60 विद्यार्थियों को जवाब दे पाता हूँ। इससे ज़रूरी है कि आप एक दूसरे की हेल्प करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।